हेलो स्टूडेंट्स, उपेंद्र सर लेक्चर्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यूपीपीएससी स्टाफ नर्स के रिजल्ट, कट ऑफ और उसकी आंसर की के बारे में बात करने जा रहे हैं। साइकेट्रिक स्पेशली मैंने लिया है और आपको ये जानकर बड़ा ही अच्छा लगेगा कि हमारे सब्जेक्ट से एक पेपर में 15 क्वेश्चंस के आसपास आए हैं। लगभग 15 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जिनका हम एक मोस्ट एक्यूरेट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। शॉर्ट में मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, पेपर आप लोगों के पास होगा ही क्योंकि पेपर वहां से मिला था। क्वेश्चन नंबर 1 है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया। इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में बहुत ही सिंपल सा आंसर है। वैसे ऑप्शन में लिथियम दिया हुआ था तो इसका आंसर हम लिथियम मान रहे हैं। देखिए जितने भी आंसर मैं बताने वाला हूं ये हमारे बेसिस पर है। आप या ऑर्गेनाइजेशन क्या मोस्ट एक्यूरेट आंसर निकालेंगे या वो क्या कंसर्न करेंगे, दैट्स अप टू देम। लिथियम इज द फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिया। हाँ, यहां कंफ्यूजन हो सकता था क्योंकि एक ऑप्शन में हेलोपेरिडोल भी दिया हुआ है जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है, लेकिन केवल हेलोपेरिडोल फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस नहीं हो सकती। ऑप्शन में कंफ्यूजन तब हो सकता था जब वहां एंटीसाइकोटिक, एंटी मैनिक एजेंट इस तरीके से ऑप्शन दिए होते तो। क्यों? क्योंकि एंटीसाइकोटिक भी कुछ कंडीशंस में पहले प्रेफर की जाती है मेनिया के ट्रीटमेंट में, उसकी इफेक्टिविटी थोड़ी सी जल्दी आ जाती है। लिथियम को टाइम लगता है जबकि एंटीसाइकोटिक की इफेक्टिविटी थोड़ा जल्दी आ जाती है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, यहां हम जाएंगे लिथियम पर। क्लॉस्ट्रोफोबिया, डर लगना, फोबिया मींस फियर, क्लोज प्लेस से, क्लोज प्लेस से डर लगना, ये तो लगभग सभी का आंसर सही ही हुआ होगा। क्लोज से क्लोज याद रख सकते हैं। एक ऐसी डेफिनेशन दी थी कि फोबिया इज अ एग्जागरेटेड फियर और एंजाइटी। दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हुआ होगा, बाकी तो हम अवॉइड कर सकते थे ऑप्शन, या तो फियर या एंजाइटी। वैसे देखिए ये क्वेश्चन है तो सिंपल बट बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। आप लोगों ने भले ही फियर लगाया हो बट कंफ्यूजन यहां भी हो सकता था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ये मालूम हो। कभी कभी ज्यादा स्टडी भी, डीप स्टडी भी कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो एंजाइटी के जब हम टाइप पढ़ते हैं तो एंजाइटी डीएसएम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 4 तरह की होती है, जिसमें से एक होता है फोबिया। तो अगर उन्होंने वो क्लासिफिकेशन देखा है तो हो सकता है वो गलत आंसर भी लगा दें। वैसे फोबिया की डेफिनेशन है एग्जागरेटेड पैथोलॉजिकल फियर ऑफ स्पेसिफिक स्टिमुलाई और सिचुएशन। तो जब डेफिनेशन में ही फियर आ रहा है तो हम इसका आंसर जाएंगे फियर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर डिजीज में किस तरह का मेमोरी लॉस होता है। 2 ऑप्शन दिए थे, अर्ली, रीसेंट, और थर्ड ऑप्शन था अर्ली एंड रीसेंट। तो रीसेंट, अर्ली मेमोरी कोई स्पेसिफिक मेमोरी होती नहीं है बट उन्होंने अर्ली एंड रीसेंट बहुत दिए हैं, तो हम ए एंड बी दोनों पर जाएंगे। अर्ली और रीसेंट मेमोरी लॉस अल्जाइमर डिजीज में होता है। वैसे स्पेसिफिकली रीसेंट मेमोरी लॉस मोर कंसर्न किया जाता है, तो हम आंसर जाएंगे ए एंड बी बोथ पर। पुशिंग थ्रीटनिंग फ्रॉम कॉन्शियस माइंड, इस तरह का क्वेश्चन था डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर कि थ्रीटनिंग इमेजेस को या इंपल्सेस को, जो डिस्टर्बिंग मेमोरीज हैं, उनको पुश कर देना। पुश मतलब निकाल देना कॉन्शियस माइंड से। अब कोई मेमोरी कॉन्शियस माइंड से निकलती तो है नहीं क्योंकि मेमोरी तो कभी डिलीट नहीं होती। तो इसका मतलब निकाल देना का मतलब पुशिंग कर देना, एक्टिवली फोर्स करके कॉन्शियस माइंड से हटा देना। तो कोई मेमोरी अगर कॉन्शियस माइंड से हट रही है तो वो कहां जा रही है, या तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है या अनकॉन्शियस माइंड में जा रही है। और जब भी कोई मेमोरी पुश की जाती है, एक्टिवली फोर्स की जाती है कॉन्शियस माइंड से, हम उसका ध्यान हटा के कहां पहुंचा देते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचा देते हैं, तो वो मेमोरी कहलाती है, वो डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है रिप्रेशन। रिप्रेशन, देखिए कंफ्यूजन तब होता जब ऑप्शन में सप्रेशन भी दिया होता और रिप्रेशन भी दिया होता, क्योंकि दोनों ही लगभग एक जैसी डिफेंस मैकेनिज्म है और दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। पर यहां सप्रेशन ऑप्शन में नहीं था तो सीधे सीधे आंसर आप लगा सकते थे रिप्रेशन। ओडिपल कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम पूछा था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, फैलिक स्टेज को ही ओडिपल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो दैट इज द राइट आंसर। डाबडा एक थ्योरी है जो कुबलर एंड रोस ने दी थी और इसका सही सीक्वेंस पूछा था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, सभी को मालूम होगा।
डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। पहले कोई सडन, जब हम शॉक या ग्रीफ, एक्चुअल में ये क्या है डाबडा? डाबडा क्या है? डाबडा एक ग्रीफ की स्टेजेस हैं। ग्रीफ मतलब दुख। तो जब भी सडन दुख हमारी लाइफ में आता है तो एक नॉर्मल व्यक्ति किस ग्रीफ प्रोसेस से गुजरता है, उसकी 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले वो मना करता है, फिर वो गुस्सा करता है, फिर वो बार्गेनिंग समझौता करता है, फिर वो डिप्रेशन में जाता है और लास्टली उस स्टेज को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है। द राइट सीक्वेंस इज दैट any relative and permanent changes in behavior brought about by experience and practice। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से हमारे बिहेवियर में अगर परमानेंट चेंजेस आ जाएं तो उसे क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन से तो परमानेंट चेंजेस आ नहीं सकते, मैचुरेशन नहीं हो सकता, मोटिवेशन, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से मोटिवेशन तो मिलता है बट दैट इज नॉट अ मोस्ट एक्यूरेट आंसर, क्योंकि परमानेंट चेंजेस आते हैं बेसिकली लर्निंग से, चाहे वो पॉजिटिव चेंजेस हो चाहे वो नेगेटिव चेंजेस हो। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बार बार उसके एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस हो रही है तो लर्निंग पॉजिटिव होगी। अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हैं तो लर्निंग तो वहां भी होगी, भले ही आप उसका एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बार बार करने पर। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की लर्निंग हो सकती है। राइट आंसर इज ए। वीडियो को पूरा देखिएगा। रिजल्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, रिजल्ट या कट ऑफ से रिलेटेड मैंने एक पोस्ट लॉग भी डाला था मेरे चैनल पे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और लगभग मोर देन 70% स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पेपर दिया है उसमें मैंने पूछा है कि आपको इस पेपर का लेवल कैसा लगा, और लगभग 70% स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एवरेज या उससे ज्यादा एवरेज पेपर हमें लगा। यानी एवरेज पेपर अगर स्टूडेंट, क्योंकि हमें ही खुद आंसर अगर पता लग रहे हैं तो अंदर से एक फीलिंग आ जाती है कि किस तरह का पेपर होगा, कैसा लेवल होगा। तो अगर आप लोगों को लग रहा है 70% स्टूडेंट को, हर 100 में से एवरेजली इतने वोट आने पर 70% स्टूडेंट को लग रहा है कि ये एवरेज पेपर है, तो इसकी कट ऑफ भी फिर एवरेज से ज्यादा जाएगी। यानी कि अगर आप 100 नंबर में से काउंट करें तो अप्रोक्सीमेटली 70% से ज्यादा कट ऑफ जाने के आसार हैं, जिस हिसाब से आपको लग रहा है। लेकिन यहां बात चेंज हो जाती है जीके पर और हिंदी पर, क्योंकि आपने लेवल देखा होगा, जब आपने वोट देखा जाए एवरेज बोला है तो आंसर लगभग ये जाना चाहिए। लेकिन आपने जीके और हिंदी का लेवल देखा होगा, जहां अगर आपने क्वेश्चन छोड़े हैं, जो कि एक सही डिसीजन होगा, क्योंकि जीके और हिंदी मुझे जब मैंने पेपर देखा तो थोड़ी सी टफ लगी। तो पर्सनली मैं बोलूंगा कि अगर आपने इनके क्वेश्चन स्विच किए हैं, अगर आपने इनके क्वेश्चन स्किप किए हैं तो वो बेटर होगा, अगर आपको सही आंसर नहीं मालूम तो। लेकिन इनमें रिस्क लिया है तो आपके गलत फिर ज्यादा जाएंगे। तो इसलिए मैं इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल रहा हूं वो 65 से 70% तक जा सकती है, जो कि लगभग एक अच्छे लेवल का जो एग्जाम होता है, जैसे हम बात करें नॉरसेट की, एम्स की, या हाईली स्ट्रक्चर्ड एग्जाम जो होते हैं, एनक्लेक्स बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, जहां अप्लाइड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, उनकी कट ऑफ भी लगभग 65 to 70 ही रह रही है पिछले कुछ टाइम से, और एवरेज से ऊपर कट ऑफ इसकी जाएगी तो लगभग इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगी। ये इट इज जस्ट माई बिलीव, ये मेरा अनुमान है। बाकी देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है। आगे कुछ और 6-7 क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में जब कभी ये क्वेश्चंस आए तो आप लोगों को इनके आंसर पता हो। अगर आपको ये 8 क्वेश्चंस समझ में आए हैं और आपको लग रहा है कि अब मुझे और जो बचे हुए 8 क्वेश्चंस हैं वो साइकेट्री के सॉल्व करवाने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर सजेशन दीजिए। मैं नेक्स्ट पार्ट 2 करके डाल देता हूं इसका, छोटा सा एक 5 मिनट का वीडियो, जिसमें 7-8 क्वेश्चंस आपके और मिल जाएंगे। आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कुछ नया सीखने को मिला है तो, या आप आगे के 8 क्वेश्चंस के आंसर भी जानना चाहते हैं तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर दिस एग्जाम रिजल्ट।